जय हिंद। भारत कोकिंग कोल का प्राइस बैंड भी अनाउंस हो चुका है। अब बारी है फाइनल एनालिसिस करने की। भाई प्रॉब्लम क्या है कि पूरा का पूरा ओएफएस है, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम कि इनके फाइनेंशियल्स थोड़ा सा अप एंड डाउन लग रहे हैं। तो क्या फुल फोर्स में लगाना है, मल्टीपल अकाउंट से लगाना है, शेयर होल्डर कोटा किसे किसे मिलेगा, उसकी वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करने वाले हैं भारत कोकिंग कोल आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, बिजनेस मॉडल देखेंगे, फाइनेंशियल्स देखेंगे, वैल्यूएशंस देखेंगे, फिर पता चलेगा कि भाई अप्लाई करना है या नहीं करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। भारत कोकिंग कोल का शेयर होल्डर कोटा किसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमने ये वीडियो बनाया और भाई साहब बनाते ही उस टाइम इनका प्राइस बैंड नहीं था, फिर इन्होंने प्राइस बैंड अनाउंस कर दिया। चलिए अच्छी बात है। 2026 में मार्केट कैसा रहने वाला है, 3 एसआईपी में कौन सी करूंगा, भारत कोकिंग कोल का शेयर होल्डर कोटा पहले मैंने ऑलरेडी यहां पर वीडियो बना दिया था। जिसने 1 जनवरी या उससे पहले कोल इंडिया का एक भी शेयर बाय करा है उसको शेयर होल्डर कोटा मिलने वाला है। चलते भैया कंपनी के बिजनेस मॉडल पे। इनकॉर्पोरेटेड इन 1972, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल एंड वॉश्ड कोल्स। कोकिंग कोल क्या होता है, जो भैया स्टील वगैरह के बनाने में यूज होता है, तो ये सप्लाई करते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह को, स्टील इंडस्ट्री को। द कंपनी इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अ कोल इंडिया, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है। देखेंगे भैया इन्होंने भी क्या रिटर्न्स वगैरह बनाकर दिए हैं। As of September 30, the company operates a network of 34 operational mines, including 4 underground, 26 open cast and 4 mixed mines. The company's primary product is coking coal, जो कि नाम में आ ही रहा है, catering to the steel and power industry, जो अभी मैंने आपको बताया। As of first, this company has estimated coal reserves of approximately 7,900 million टन्स। पहली बात तो ये आंकड़ा आपने 2025 के हिसाब से क्यों नहीं दिया, यानी इन्होंने अपना जो डीआरएच फाइल करा था उसको वापस से कुछ अमेंड नहीं किया। Fiscal 2025 BCCL accounted for 58% of the total domestic coal production in India। फिर कहते हैं कहां है, झारिया, झारखंड, रानीगंज, वेस्ट बंगाल, कवरिंग अ टोटल लीज होल्ड ऑफ 288 स्क्वायर किलोमीटर्स। बाप रे। फिर कंपनी के ऑपरेशंस वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। भाई देखो एज ऑफ नाउ देख के तो नॉर्मल माइंड्स टाइप ही काम कर रहा है, बाकी तो वैल्यूएशन से पता चलेगा किस पी रेशियो पे लेकर आए हो। अब आ जाते हैं जरा प्राइस बैंड के ऊपर, जो उस टाइम अवेलेबल नहीं था। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह के ऊपर ये आ गया। आईपीओ ओपन होगा 9 तारीख को, क्लोज होने वाला है 13 तारीख को, लिस्टिंग होगी यहां पर 16 तारीख को। फिर उसके बाद कहते हैं फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर, प्राइस बैंड है 21 से 23, तो आंसर हो गया 23। 600 शेयर्स इन्होंने रखे और पूरा का पूरा 100% ओएफएस है, यानी सारा का पैसा कहां जाने वाले, कोल इंडिया यानी गवर्नमेंट के पास में जाने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे भैया, यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली। फिर उसके बाद यहां पर इन्होंने कोटा बना दिया, क्यूआईबी का हो गया 50, रिटेल वालों का 35, तो पहली कैटेगरी हो गई हमारे लिए 35 का। नेक्स्ट पॉइंट पर बोलते हैं कि भाई एक रिटेल वालों को मिलने वाला है 13,800। अब एक अच्छी बात क्या करी है इन्होंने, प्रॉपर अगर चाहते तो देखो यहां पर ये 610 620 शेयर ऐड कर सकते थे, नहीं करा, जिसकी वजह से रिटेल का कोटा 14 हो गया, थोड़ा सा इनडायरेक्टली बढ़ गया। ज्यादा लॉट चाहिए तो आप स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में स्विच कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता देता हूं स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में कोई लॉक इन नहीं रहता है। अब देखिए यहां पर इन्वेस्टर कैटेगरी रिजर्वेशंस लिखा हुआ है, रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई हो गया, फिर शेयर होल्डर कोटा भी हो गया। मैंने ऑलरेडी इस पर डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, बट जिसने नहीं देखा देख लेना, नहीं भी देखा 1 जैन और बिफोर। अगर आपने 1 जनवरी को भी कोल इंडिया का एक शेयर लिया था या उससे पहले 31 दिसंबर, 30 दिसंबर एंड सो ऑन, तो आप शेयर होल्डर कोटा में लगा सकते हो। बट अगर आपने 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को लिया है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर शेयर होल्डर कोटा। बेनिफिट क्या है कि आप पहले रिटेल या एचएनआई में लगाओगे, मैंडेट आएगा, अप्रूव करोगे, फिर सेम डीमैट अकाउंट से, सेम पैन कार्ड, सेम यूपीआई आईडी से शेयर होल्डर कोटा सेलेक्ट करके कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, दैट इज फाइनेंशियल्स। बताओ भाई कितना कमाया कितना गवाया, जिसकी मैं बात कर रहा था। ऑलराइट
कहते 13,000 करोड़ के एसेट से ये हो गए 14,000 करोड़, ये हो गए 17,000 करोड़, बहुत बढ़िया, और ये हो गए 18,700, यानी 6 महीने में ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ के एसेट्स जोड़ लिए। ये 1,500 करोड़ कहां से आए वो भी मैं बताऊंगा। इनकम की बात करें, कहते जी 13,000, 14,000, 14,400, फ्लैट टू हल्का सा डिप आया, और अब की बार सिर्फ 63 है, 63 भी हो जाएगा तो 12,000, 13,000, 14,000 पे पहुंच जाओगे। यानी लास्ट 3 साल में, 3.5 साल में कोई खासा ग्रोथ नहीं है इनकम के अंदर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, कहते हैं जी 600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बना था, फिर उसके बाद कहते हैं जी 1,500 करोड़ का प्रॉफिट बना था। क्या बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन जंप आया, बट वापस से एक डिप आया 1,200 करोड़, और अभी देखना सीधा 123 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट बिल्कुल डिमिनिश हो गए, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आ गए। इस साल ज्यादातर भी 250, 300, 500 करोड़ का प्रॉफिट क्लॉक कर पाओगे। प्रॉफिट मार्जिन वैनिश्ड हो गए। अब जो मैंने एसेट की बात बोली थी वो देखिएगा। अच्छा, एक चीज और यहां पर डिस्कस करते हैं। ये था नेगेटिव, नेगेटिव से आया प्रॉफिट में, बहुत बढ़िया बात। प्रॉफिट से प्रॉफिट जंप हुआ, ट्रिपल फोल्ड हुआ, रिजर्व्स नॉट प्रॉफिट। 64 से चाहिए था 18 हो गया, अब 18 से यहां माइनस हो गया। अब आप सोचोगे यार कंपनी तो प्रॉफिट में थी तो रिजर्व्स कहां गए? भैया आईपीओ आने से पहले गवर्नमेंट ने ही डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड। जब भी होता क्या है, जितने भी पीएसयूज है, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, इनका सबसे बड़ा कोटा किसके पास है? वो डिविडेंड के पास, प्रेसिडेंट के पास। तो यहां पर आने से पहले उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो गया है निर्मला मैडम के पास। बोरिंग जीरो थी, यहां पर जीरो से सीधा बोरिंग्स रेज कर दी 1,500 करोड़। ये रीजन है, आप डिफरेंस चेक कर सकते हो कि 1,500 करोड़ से इनके एसेट्स बढ़े। एसेट्स नॉर्मल बिजनेस से नहीं बढ़े, एसेट्स बढ़े हैं बोरोइंग्स की वजह से। अच्छा, बाकी देखो हर बार की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे तो अपडेट दूंगा ही दूंगा। जैसे लास्ट आईपीओ जो आया था गुजरात किडनी का था, हमने कहा भाई हम अप्लाई नहीं करने वाले हैं, तो भाई मैंने कहा हम अप्लाई नहीं करेंगे, हमने अप्लाई भी नहीं करा। 7-8% तो इंट्राडे में ही डाउन चला गया, फिर उसके बाद कुछ पॉजिटिव भी आए थे। थैंक्स फॉर द व्यू, सेव माय फंड्स, गुजरात स्पॉट ऑन, थैंक यू सो मच। तो ट्विटर टेलीग्राम जो हमारी कम्युनिटी है बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है उसके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां पर भी अगर आप हमें अभी फॉलो नहीं कर रहे हो वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो। आईपीओ एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेड सब कुछ मिलता है वहां पर। दूसरी तरफ कोल इंडिया की बात करते हो, देखो कोल इंडिया कहां ट्रेड कर रहा है? करेंटली ट्रेड कर रहा है 427 रुपए पे। कहां पर हम आ चुके हैं? 2026 में। अगर मैं बात करता हूं यहां पर, देखो 2011 में भी 427 रुपए था, यानी कि 2011 से 2026 आ गया, 15 साल में 0% रिटर्न बनाकर दिया है कोल इंडिया ने। कोल इंडिया ने लोग क्यों बाय करते हैं जी? डिविडेंड मिलता है, पर डिविडेंड इसमें से ही कटता है भाई। नेक्स्ट पर आते हैं कुछ इस पे, और फिर फाइनल। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30, बढ़िया है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20, हमारे पैरामीटर से ऊपर। पैट मार्जिन 8% है, पर ये लास्ट ईयर के हिसाब से है। इबिटा मार्जिन 16% हो गया। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.6, बढ़िया। मैं आपको एक और ब्रो टिप देता हूं, जो लोग रिसर्च में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं वो सारी कंपनीज ढूंढ लो जो डिविडेंड दे रही हो और जिनका प्राइस टू बुक वैल्यू 1 या उसके नीचे चल रहा हो, यू विल मेक मनी। नेक्स्ट पर आते हैं, कहते हैं जी ईपीएस करंटली चल रहा है 2.6 का, बाद में डिमिनिश हो गया क्योंकि पैट मार्जिन बचे नहीं, 0.53, राइट। पी रेशियो अभी है 8 का, सीधा जंप हो गया 43 से, और प्रमोटर होल्डिंग अभी 100 है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और ये हो जाएगा 90% के आसपास। भाई देखो अब पूरा का पूरा ओएफएस है, तो ये तो कह ही नहीं सकते कि पैसा किस लिए उठा रहे हैं। आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर हमारे, कि हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या बनकर आ रहा है। अब आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। भाई नंबर 1, अप्लाई करना है, डेफिनेटली अप्लाई करने वाले हैं। नंबर 1, क्या मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करूंगा? 2 साल, 5 साल, 10 साल के हिसाब से? डेफिनेटली नॉट। मैंने कोल इंडिया का ऑलरेडी हिसाब किताब देख लिया। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5 के हिसाब से ठीक है, ज्यादा ज्यादा 1.7 चली जाएगी, 2 चली जाएगी। ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग गेन पर आते हैं, एक्सपेक्टिंग 40 टाइम्स प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन। अब लिस्टिंग गेन पे आगे बढ़ने से पहले जिनके पास शेयर होल्डर कोटा है वो शेयर होल्डर कोटा में लगाओ, दैट टू पूरे के पूरे 14 लॉट आप अप्लाई करो, तब जाकर एक आधा लॉट मिलेगा। ध्यान से सुनना, जिनके पास शेयर होल्डर कोटा है वो पूरे 14 लॉट्स यहां पर आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो। आप 14 लॉट्स फुल फोर्स में लगा दो।
नंबर 2, अगर आपके पास HNI कैटेगरी के फंड्स हैं तो HNI कैटेगरी में लगाइए, नहीं है तो रिटेल कैटेगरी में लगाओ, बट मल्टीपल अकाउंट से लगाओ, मम्मी के, पापा के, भाई के, ताकि अलॉटमेंट के चांसेस मेरे थोड़े से बढ़ जाए। लिस्टिंग गेन की बात करूं तो आई वुड बी एक्सपेक्टिंग समवॉट अराउंड 30 to 45% लिस्टिंग गेन। हालांकि मैंने थोड़ा सा कम लिखा है क्योंकि भाई मार्केट एक रैली ले चुका है, हमारे पास अभी 5 दिन है, अभी भाई आज तारीख है 5-6 के आसपास, आईपीओ आएगा 16 तारीख को, तो 10 दिन है, इसमें ऊपर नीचे वोलेटिलिटी बनेगी, जहां पर ट्रंप ने ऑलरेडी आतंक काट रखा है, राइट। 30 to 45% लिस्टिंग गेन है। मैं पर्सनली डेफिनेटली दोनों कैटेगरी में, शेयर होल्डर कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं। दोस्तों ये थे भरत कोकिंग कोल आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर मैंने अपना एक फेयर व्यू दिया, फाइनेंशियल्स वगैरह भी हम लोगों ने देखा भाई कोल इंडिया ने कोई खासा रिटर्न्स प्रोड्यूस नहीं करा, तो मैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अप्लाई नहीं करने वाला हूं। प्लस हर बारी की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे अपना फाइनल वर्डिक्ट दूंगा ही दूंगा, जिसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।